हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्रियाशील मध्यवर्ती, जिसमें हमने दो क्रियाशील मध्यवर्ती के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहले हमने किया था कार्बोनियम आयन, उसके बाद हमने किया कार्ब एनायन मध्यवर्ती। और ये जो दोनों मध्यवर्ती थे वो हमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से प्राप्त होते थे। इसके द्वारा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से हमें ये दोनों मध्यवर्ती प्राप्त हो रहे थे। अब जो नेक्स्ट मध्यवर्ती जो हमें पढ़ना है वह मध्यवर्ती आपका है फ्री रेडिकल, जिसको हम कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहा जाता है? मुक्त मूलक, या इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल और ये जो मुक्त मूलक है, ये भी मुक्त मूलक आपका बहुत ज़्यादा क्रियाशील मध्यवर्ती है। और ये जो मुक्त मूलक है वह हमें प्राप्त होता है होमोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से। किसके माध्यम से? होमोलाइटिक क्लीवेज के माध्यम से ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रिया मध्यवर्ती हमें प्राप्त होता है। तो होमोलाइटिक को हम कहते हैं समांश विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांश विखंडन। और हेटेरोलाइटिक को कहते हैं हम विषमांश विखंडन। तो ये जो समांश विखंडन और विषमांश विखंडन है वो हम इसमें पहले के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम इसको समझ चुके हैं। तो होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि बंध का विखंडन या टूटना इस प्रकार से हो कि बंध युग्म के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु लेकर बाहर निकल जाए। तो ऐसे विखंडन को हम समांश विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो सहसंयोजक बंध बन रहा है वह बन रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझे की वजह से। तो यहाँ पे ये जो बंध टूट रहा है वो बंध इस प्रकार से टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक एक परमाणु, दोनों दो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन परमाणु लेकर निकल जाए और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन परमाणु लेकर बाहर निकल जाए। तो ऐसे विखंडन को हम क्या कहते हैं? समांश विखंडन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अपन ने तो ये जो बंध विखंडन जो आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार का जो बंध विखंडन है उसे हम कहते हैं समांश विखंडन। और ये जो कार्बन के ऊपर मैंने डॉट बना रखा है, तो ये जो मध्यवर्ती हैं, ऐसे मध्यवर्ती को हम क्या कहा जाता है? मुक्त मूलक कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है। और यहाँ पे जो समांश विखंडन मैंने प्रदर्शित किया वो हाफ हेडेड अर्ध सिरे वाले तीर के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये वाला कार्बन परमाणु बाहर निकल गया। तो ऐसे विखंडन को हम समांश विखंडन कहते हैं। और समांश विखंडन के माध्यम से जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है उसे हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहा जाता है। तो ये था आपका फ्री रेडिकल किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, किस प्रकार के विखंडन से हमें प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं विषमांश विखंडन के माध्यम से प्राप्त हो समांश विखंडन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि हम देखें, जैसे कि देखते हैं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझे की वजह से बन रहा है। तो यहाँ ये जो बंध विखंडन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? समांश विखंडन हो रहा है। कौन सा हो रहा है? समांश। समांश का मतलब होता है समान अंश लेकर निकलना। ऐसा ये बंध जो आपका टूटेगा वो बंध किस प्रकार से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेके निकल जाए और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये वाला कार्बन निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये मध्यवर्ती यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और कार्बन के ऊपर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है। इसी डॉट को हम यहाँ क्या कहेंगे? मुक्त मूलक। जैसे कार्बोनियम आयन में पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन एनायन में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक विषम इलेक्ट्रॉन, विषम संख्या में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका कार्बन के ऊपर उपस्थित है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मुक्त मूलक कहा जाता है। ठीक है, अब मुक्त मूलक में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखो, मुक्त मूलक में आप देख रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन के ऊपर डॉट है, तो ये आपका कार्बन मुक्त मूलक, ये और 3 बंध आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये है डॉट आपको दिख रहा है वो क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
और ये जो अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कौन सी होती है आपकी ऑड नंबर में होती है, विषम संख्या में होती है। तो ऐसे मध्यवर्ती को हम क्या कहेंगे, मुक्त मूलक कहा जाता है। ठीक है, अब ये मुक्त मूलक किस किस विधि से, मतलब ये समांश विखंडन कौन कौन सी विधि से हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब मुक्त मूलक कौन कौन सी अभिक्रियाओं के द्वारा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समांश विखंडन हो रहा है वो बंध के टूटने से हमें प्राप्त हो रहा है। तो बंध के टूटने के अलग अलग तरीके हैं। तो मुक्त मूलक कौन कौन सी अभिक्रियाओं के माध्यम से या किस प्रकार की विधियों से हमें प्राप्त हो सकता है उसकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मुक्त मूलक की संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें कार्बन परमाणु का जो मुक्त मूलक बन रहा है उसमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, उनका संकरण कौन सा है, उनकी संरचना किस प्रकार की है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी विधि से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहली विधि है आपकी तापीय विधि। तापीय विधि का मतलब क्या है, थर्मल, है ना। थर्मल मतलब कितने टेम्परेचर पे किसी यौगिक को, किसी कंपाउंड को गर्म किया जाए जिसकी वजह से हमें मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो सबसे पहले पेनेट व हाफडिज ने एथिल मुक्त मूलक एवं मेथिल मुक्त मूलक का संश्लेषण इस तापीय विधि के द्वारा किया। और इस तापीय विधि पेनेट, क्या नाम है, पेनेट हाफडिज, इसी के नाम पे ही इनकी विधि बनी हुई है, पेनेट हाफडिज विधि। इसमें इन्होंने एथिल व मेथिल मुक्त मूलक को तापीय विधि के द्वारा, इसमें क्या किया जाता है, जो लेड टेट्रामिथाइल, ठीक है ना, टेट्रामिथाइल लेड को गर्म किया तो हमें मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। तो पेनेट व हाफडिज ने सबसे पहले तापीय विधि के द्वारा एथिल मुक्त मूलक व मेथिल मुक्त मूलक इन्होंने प्राप्त किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, टेट्रामिथाइल लेड को 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ कि टेट्राइथाइल या टेट्रामिथाइल लेड जो है उसमें होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ और हमें मेथिल मुक्त मूलक व एथिल मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। तो पहली विधि है आपकी तापीय विधि के द्वारा टेट्राइथाइल लेड एवं टेट्रामिथाइल लेड की अभिक्रिया करवाई 600 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हमें मेथिल मुक्त मूलक व एथिल मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। अब कुछ कंपाउंड, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको इतने टेम्परेचर, जैसे कि आपने लिखा है 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर लिखा है उससे कम टेम्परेचर पे भी गर्म करते हैं तो वहाँ पे समांश विखंडन हो जाता है और हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम बात करें पेरोक्साइड जो होता है, पेरोक्साइड यौगिक जितने भी हैं आपके, पेरोक्साइड का मतलब होता है जहाँ पे OO बंध उपस्थित हो उसे हम पेरोक्साइड यौगिक कहते हैं। और ये पेरोक्साइड में जो बंध विखंडन के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है वो कम होती है, तो इस वजह से ये कम टेम्परेचर पर भी समांश विखंडन हो जाता है और हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल है पेरोक्साइड, जिसको हम तापीय विधि से मुक्त मूलक प्राप्त कर सकते हैं। पेरोक्साइड है, पर एसिड है आपका, पर अम्ल, ठीक है ना, इनमें सब में OO पेरोक्साइड बंद होता है। तो ऐसे यौगिकों के लिए कम टेम्परेचर पे भी इसको हीट करके, गर्म करके हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। तो पहली विधि है आपकी तापीय विधि, जिसमें कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं आपको उनको एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। गर्म करने पे इनमें समांश विखंडन होता है और हमें प्राप्त होता है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड यौगिक भी आपके तापीय विधि के द्वारा मुक्त मूलक बनाते हैं। पर अम्ल आपके मुक्त मूलक बनाते हैं, पेरोक्साइड आपके मुक्त मूलक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली जैसे कि हम लें, एक एग्जांपल लेते हैं CH3 C11O C11O CH3। तो इसको आप
20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है और हमें प्राप्त होता है एसीटेट मुक्त मूलक यहाँ पे प्राप्त होता है CH3 डबल बॉन्ड O डॉट। 2 मोल बनेंगे इसके, क्योंकि अब से ये भी यही बन रहा है, ये भी यही बन रहा है। तो परऑक्साइड बंध है, परऑक्साइड बंध को विखंडन करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः ये 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ही टूटकर मुक्त मूलक बनाते हैं। ये है आपका एसीटेट मुक्त मूलक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुए तापीय विधि के द्वारा मुक्त मूलक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग अलग टेम्परेचर पे यौगिक को गर्म करना होता है और अपने मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो सूर्य से आने वाली किरणें, सनलाइट की उपस्थिति में या विद्युत चुंबकीय विकिरणों की उपस्थिति में बंध का विखंडन होता है और हमें यहाँ पे मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की उपस्थिति में इनमें बंध का विखंडन होता है और हमें मुक्त मूलक प्राप्त होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि आप देखते हैं कुछ रंगीन यौगिक जैसे कि Br2 है ना, Cl2, Br2 Cl2, ये भी आपके प्रकाश की उपस्थिति में बंध का विखंडन होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में बंध का विखंडन होता है तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, इनके मुक्त मूलक प्राप्त होता है। जैसे कि Br2 Br मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएंगे, क्लोरीन के 2 मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन यौगिक जैसे कि ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये है आपके प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनाते हैं। कुछ रंगहीन यौगिक भी होते हैं जैसे कि आपके कार्बोनिल यौगिक भी एक फिक्स लैम्बडा पर, फिक्स लैम्बडा का मतलब क्या होता है, फिक्स विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति में उनके बंध का विखंडन होता है और बंध के विखंडन से हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं और इनको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ये अभिक्रिया आपकी किसकी उपस्थिति में हो रही है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। एक निश्चित तरंग घेरे की विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति में होती है और ये नॉर्मली आपकी यूवी विजिबल विजन की आपकी लाइट होती है, जिसकी वजह से बंध में विखंडन होता है और बंध का विखंडन आपका कौन सा होगा, समांश विखंडन होगा और हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपकी प्रकाश की उपस्थिति में, जिसमें जो लैम्बडा जो आपको दे रखा है वो है 3000 एंगस्ट्रॉम से कम। ठीक है, मतलब ये आपका रेंज आ गई 3000 एंगस्ट्रॉम की, मतलब ये आपकी आ रही है, ये रेंज है आपकी यूवी विजिबल की रेंज में है, यूवी रेंज में है आपका। तो यहाँ पे इसके बंध का विखंडन या तो यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। ठीक है, आप 3rd की क्लास में इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे ध्यान रखो कि बंध टूटा तो हमें क्या प्राप्त होगा, मैथिल मुक्त मूलक और CH3 डॉट एसिल मुक्त मूलक हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। एसिल मुक्त मूलक CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो 3000 एंगस्ट्रॉम के आसपास की तरंग दैर्घ्य जब एसीटोन को दी जाती है तो यहाँ पे मुक्त मूलक बनते हैं, मैथिल मुक्त मूलक और एसिल मुक्त मूलक आपका यहाँ पे बन रहा है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में इनमें समांश विखंडन होता है और हमें प्राप्त होता है मुक्त मूलक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप नेक्स्ट ले सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें भी आपकी प्रकाश की उपस्थिति में H आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंध का विखंडन होगा तो 2 एसिड मुक्त मूलक हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में इनका विखंडन होता है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसके द्वारा भी हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। 3rd आपकी विधि है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के माध्यम से भी हमें मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका एक स्पेशल अभिकर्मक है जो कि है आपका फेंटन अभिकर्मक। क्या नाम है उसका, फेंटन अभिकर्मक। फेंटन अभिकर्मक जो कि आपका होता है FeSO4 प्लस
H2O2 का मिश्रण। ठीक है, क्या होता है? फेंटन अभिगमक FeSO4 प्लस H2O2। कुल मिला के यहाँ पे जो Fe आयन है वो Fe+2 के रूप में उपस्थित होता है प्लस H2O2। इन दोनों की उपस्थिति से हमें यहाँ पे प्राप्त होता है हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक। OH डॉट रेडिकल हमें प्राप्त होता है। जो OH रेडिकल है वो क्या करता है? मुक्त मूलक बनाने का कार्य करता है और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो किस प्रकार से रिएक्शन होती है? तो जो Fe+2 है वह H2O2 के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है Fe+3 प्लस OH माइनस प्लस OH डॉट। तो ये हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है और ये जो हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक है वह किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करके मुक्त मूलक बनाकर उसमें अभिक्रिया कंप्लीट करता है। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें, ये जो OH डॉट रेडिकल है वो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ ये OH डॉट आपकी अभिक्रिया कर रहा है तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा बेस बॉन्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझने के लिए ऐसे लिखते हैं। ये बॉन्ड टूटा आपका, होमोलैटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट मिला, एक डॉट आपको यहाँ मिला, ये डॉट नया लगा दिया। इस कार्बन पे कोई जो डॉट है वो इस ऑक्सीजन डॉट के साथ रिएक्शन करके ये OH आ गया और ये बंद आपका इस प्रकार से उपस्थित है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट में क्या होगा? Fe+3 क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इस मुक्त मूलक जो मध्यवर्ती बन रहा है उसको दे देगा और हमें यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा फिनॉल प्लस Fe+3 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। सॉरी, यहाँ से ये डॉट है वो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया? इनका ऑक्सीकरण हो गया। अब इस Fe+3 का वापस क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो डॉट है वो Fe+3 ग्रहण कर लेगा तो Fe+3 किसमें चेंज होगा? Fe+2 में, और हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और अपने एंड प्रोडक्ट अपने को मिलेगा फिनॉल। तो इस प्रकार से फेंटन अभिकर्मक का उपयोग करते हुए हम बेंजीन की रिएक्शन इस रिएक्शन मिक्सचर के साथ करवाई जाती है तो हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? फिनॉल प्राप्त हो रहा है। तो फेंटन अभिकर्मक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक बनाकर अभिक्रिया करता है। तो ये हमने पढ़ी मुक्त मूलक बनाने की विधियां, जिसमें पहला है आपकी तापीय विधि, सेकंड आपकी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी कौन सी है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में फेंटन अभिकर्मक मतलब FeSO4 वो H2O2 का मिश्रण फेंटन अभिकर्मक कहा जाता है, जिसमें Fe+2 जो होता है वह H2O2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनाता है और ये हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक जो है वह किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया आसानी से कर सकता है। और हमें जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल मुक्त मूलक बेंजीन के साथ रिएक्शन करके फिनॉल प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने पढ़ी मुक्त मूलक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा और मुक्त मूलक बनाने की विधियों के बारे में हमने पढ़ा। अब मुक्त मूलक एल्किल मुक्त मूलक होते हैं, एरोमेटिक मुक्त मूलक भी बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इन मुक्त मूलक की नेक्स्ट हम बात करते हैं मुक्त मूलक की संरचना के बारे में बात करते हैं कि मुक्त मूलक की संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो मुक्त मूलक की संरचनाएं दो प्रकार से हम मान सकते हैं। पहली है आपकी प्लेनर स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? प्लेनर या समतल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर में कार्बन परमाणु के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये आपका जो डॉट शो हो रहा है वो क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3 बंध यहाँ पे होते हैं। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन परमाणु का जो संकरण बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कौन सा होता है? कार्बन का संकरण sp2 संकरण होता है। कौन सा होता है? sp2 संकरण होता है। और ये जो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें उपस्थित होता है? p कक्षा में। किसमें उपस्थित होता है?
पी कक्षक में आपका ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। और जो 3 बंध है, तीनों कौन से संकरित कक्षक है? ये sp2 संकरित कक्षक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बनाए तो ये कार्बन परमाणु, ठीक है, इसका असंकरित पी कक्षक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, ये sp2 संकरित कक्षक, ये sp2 संकरित कक्षक, ये भी आपका sp2 संकरित कक्षक। और ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है? आपका p कक्षक, जिसमें आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो ये sp2 संकरित है, उस कंडीशन में आपकी मुक्त मूलक की जो संरचना होगी वो कौन सी होगी? समतल संरचना होगी। ठीक है, तो एक तो स्ट्रक्चर हो सकती है आपकी प्लेनर, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? पी कक्षक में उपस्थित होता है। और एक संभावना आपकी और है, वो कौन सी है? पिरामिडी। कौन सी है? पिरामिडी संभावना एक और है, जिसमें कार्बन परमाणु का जो संकरण होगा वो कौन सा होगा? आपका sp3 होता है, जिसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वह आपकी sp3 संकरित कक्षक में उपस्थित होता है। जैसा कि आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका sp3, this one is also sp3, this one is also sp3, 4 sp3 कक्षक हैं। और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो भी आपका sp3 कक्षक में उपस्थित है, क्योंकि ये बंध प्रणाली में भाग नहीं लेगा, तो इस वजह से आकृति कौन सी होगी? आपकी पिरामिडी आकृति होगी। लेकिन कार्बन ये जो मुक्त मूलक है उसकी ज्यादा संभावित संरचना कौन सी होती है? आपकी समतल संरचना होती है, जिसमें संकरण अवस्था कौन सी होती है? sp2 संकरण अवस्था होती है। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेबल जो संरचना है मुक्त मूलक की वो कौन सी है? समतल संरचना, जिसमें कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है। तो ये हमने बात करी इसकी संरचना के बारे में और कार्बन परमाणु की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुक्त मूलक की स्ट्रक्चर। आपकी जो ज्यादा संभावित संरचना वो कौन सी है? दिस वन। ये हो गया आपकी, ये आपका असंकरित पी कक्षक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और ये आपके कौन से हैं? sp2 एंड sp2, जो कि बंध बनाने में भाग लेंगे। थैंक यू।